नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। वक्त दंगल का है, लेकिन आज के इस खास शो में श्रद्धांजलि उस महान शख्सियत को जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जीवन के हर दंगल को पार किया, जीता। मिल्खा सिंह जैसा कोई नहीं। हिंदुस्तान में खेलों की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक मिल्खा सिंह, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। दौड़ वाली ट्रैक पर तो वो कभी नहीं हारे, लेकिन जिंदगी की ट्रैक पर उनकी सांसों की गाड़ी आज डिरेल हो गई। सुबह चंडीगढ़ में उन्होंने आखिरी सांस ली। अब से कुछ ही देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज पूरा देश और खेल जगत नम आंखों से उन्हें याद कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा है। ये 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 91 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। देखिए किस तरह से उनके अंतिम संस्कार की यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। 1 दिन का राजकीय शोक पंजाब में घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने परिवार वालों से मिलकर उनका ढांढस बंधाया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और मंत्री किरण रिजिजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश देकर भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरें अपने आप में उस महान नायक को, जिसने हमेशा जोश, जुनून और जज्बे के साथ जिंदगी को आगे बढ़ना सिखाया, उनकी आखिरी झलक पाने के लिए देखिए किस तरह से लोग इन तस्वीरों में बेकरार हैं। मिल्खा सिंह की जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इन्हीं तस्वीरों पर उनकी जिंदगी पर बातचीत करने के लिए और फलसफे को कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया, कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वी कृष्ण स्वामी जी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ मदन लाल जी, फॉर्मर क्रिकेटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगराज सिंह, जो कि युवराज सिंह के फादर हैं, और साथ ही मिल्खा भाग फिल्म आपने देखी होगी, तो उसमें उन्होंने उनके कोच का किरदार निभाया था, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही विक्रांत गुप्ता, मेरे सहयोगी, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इन सभी से बातचीत की हम शुरुआत करें उसके पहले मिल्खा सिंह की अंतिम विदाई के वक्त पूरा खेल जगत उन्हें याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। सुने खेलों के धुरंधर फ्लाइंग सिख को कैसे अपने शब्दों के जरिए दे रहे हैं श्रद्धांजलि। It is really a very sad day. I've had some very good moments with him. He's always been very supportive. Every time when I've come to Chandigarh and we've had the opportunity to meet, he's been very encouraging, very humble, very polite. Hardly ever spoke about his own achievements, but always spoke about your achievements. समझता कि वो सिर्फ एक एथलीट थे, वो तो एक इंस्टीट्यूशन थे, क्योंकि बहुत बड़े जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। और उनसे भी ज़्यादा बड़ी उनकी जो खासियत थी वो थी उनकी इंसानियत। और वो आज की जनरेशन के लिए बहुत परफेक्ट रोल मॉडल थे, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो हेल्थ कॉन्शियस इतनी नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि 35-40 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर, शुगर और बहुत सी बीमारियाँ, डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि 91 की उम्र में भी उन्होंने कभी ऐसी दवाई का ऐसी कोई गोली तक नहीं ली थी। We have lost our great sports person. His speed, his dedication and inspiring personality, he made a special place in our heart, millions of heart. After hearing the news, I feel very bad. I express my deep condolences. पूरे देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है और उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत सारे यूथ और नए एथलीट्स को इंस्पायर किया है। उन्होंने बहुत सारे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। उनको देख करके आज हम इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं कि हम भी चाहते हैं कि और ज़्यादा देश के लिए पदक हासिल करें, और वो हमारी यादों में हमेशा बने रहेंगे। कोई भारतीय एथलीट मेडल लेकर आए हिंदुस्तान के लिए, हमेशा ये ख्वाब जिसका जिक्र मिल्खा सिंह बार बार करते रहे थे। और इस अधूरे ख्वाब के साथ फिलहाल पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन यकीनन जो बड़ी लकीर इस देश में उनकी ओर से खींची गई है, उसके आसपास भी आज कोई नहीं। आखिर वो क्या था जो मिल्खा सिंह को बिल्कुल अलग और अलहदा बनाता था? इसी पर बातचीत करने के लिए और साथ ही वो तस्वीरें भी लगातार हम दिखाते रहेंगे। अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही है, तमाम खास लोग पहुंचे हुए हैं नम आंखों से उन्हें विदाई देने के लिए। ये देख रहे हैं आप तस्वीरों में, उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, जिस पर सभी अपनी पुष्पांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करके
उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। सबसे पहले विक्रांत, मैं आपसे चाहूंगी इन तस्वीरों के जरिए आप किस तरह से याद करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी यादें भी एज अ स्पोर्ट जर्नलिस्ट आपकी जुड़ी हुई हैं उनसे। तमाम बातों का भी जिक्र जब हम बातचीत कर रहे थे तो आपने किया कि किस तरह से लोगों के लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन से आगे बढ़ने की प्रेरणा उनकी ओर से हमेशा दी जाती थी। कैसे याद करें? चित्रा, 70 के दशक में अगर आपका जन्म हुआ है तो मिल्खा सिंह आपके लिए बहुत बड़े हुआ, ये तो एक बड़ी लॉजिकल सी बात होती थी। और उस ज़माने में क्या था, भारत के पास क्रिकेटर्स थे, उस ज़माने में भारत के पास हॉकी के स्टार्स थे, क्योंकि हॉकी ओलंपिक्स में आप गोल्ड मेडल लेकर आते थे, और आपके पास मिल्खा सिंह थे। और मिल्खा की वही बात आती है कि सिस्टम के कारण या सिस्टम के बावजूद, और मुझे लगता है चूंकि मैं चंडीगढ़ में था, और चंडीगढ़ से क्या था, एक कपिल देव आए थे और एक मिल्खा सिंह आए थे। और मिल्खा सिंह ऐसे थे, आपको मैदान पर दिख जाते थे, गोल्फ क्लब में जाते थे। और जब मैं जर्नलिस्ट बना 90 के दशक में, तो उस वक्त मिल्खा सिंह यूज्ड टू बी द स्टोरी। वो ऐसे थे, टिपिकल पंजाबी होता है ना, कि अपना मन जो है वो पूरी तरह से बता देना है। जब उनका रिकॉर्ड 40 साल से टूटा नहीं था, मैं आपको बताऊं, 400 मीटर का, तो उन्होंने कहा था कि मैं जी कैश प्राइज दूंगा वो शख्स को जो मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो जब परमजीत सिंह ने आई थिंक 98 या 99 में रिकॉर्ड तोड़ा, तो मिल्खा सिंह ने कहा मैं तो नहीं दूंगा पैसे, और बहुत बड़ा विवाद हो गया। मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं, शायद वी कृष्ण स्वामी जो उस वक्त मेरे बॉस हुआ करते थे और इंडियन एक्सप्रेस के नेशनल स्पोर्ट्स एडिटर थे, एथलेटिक्स में बड़ा इनका पैठ भी थी, तो इन्होंने स्टोरी की थी उनसे बात करके कि एक टेक्निकल उन्होंने रीज़न दे दिया था शायद, उन्होंने कहा मैं तो नहीं दूंगा पैसे। और मुझे याद है विवाद चलता रहा। उनके बेटे जी मिल्खा सिंह ने कहा कि पापा ये क्या बात करते हो आप पैसे दो। फिर जब इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया, इन्होंने कहा यार मुझे अर्जुन अवार्ड दोगे आप, इन्होंने लेने से मना कर दिया। तो कई विवाद भी थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रेरणा बहुत बड़े थे, बहुत बड़ी प्रेरणा थी। ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई, और ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। इसके आगे की क्या कहानी रही विक्रांत, उसके बारे में आप जिक्र करिएगा। सत्येंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ में ठीक उसी जगह से जुड़ चुके हैं जहां पर अंतिम संस्कार किया जाना है, वहां पर तैयारियां चल रही हैं, और देखिए किस तरह से दूर दूर से लोग वहां पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे हुए हैं। सत्येंद्र, किस तरह की तस्वीरें हैं, हमारे दर्शकों को दिखाइए, कौन कौन से लोग पहुंचे हुए हैं और कितने देर में अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको आगे लेकर जाया जाएगा? सत्येंद्र, देखिए चित्रा, सबसे पहले तो मैं बता दूं, कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से सिर्फ 50 लोग आने थे, लेकिन मिल्खा सिंह की शख्सियत ऐसी थी कि लोगों का हुजूम पूरे शहर में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ा। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर भी अंतिम संस्कार के समय बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हैं, पंजाब के राज्यपाल हैं, और पंजाब सरकार ने भी उनको स्टेट ऑनर दिया है। तो दूसरी तरफ वो चंडीगढ़ में रहते थे, चंडीगढ़ यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से भी उनको स्टेट ऑनर दिया जा रहा है और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि वो भारतीय सेना में भी रहे हैं, तो भारतीय सेना के भी अधिकारी जवान यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा चंडीगढ़ पुलिस की ये गार्ड आप देख सकते हैं, जो गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग उनको कितना प्यार करते थे, इसका अंदाजा ये भीड़ देखकर आप लगा सकते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल की बात कही गई थी और 50 लोगों के सिर्फ शामिल होने की बात है, लेकिन बावजूद उसके जहां जहां से उनका कारवां निकला चंडीगढ़ शहर से, वहां वहां लोगों ने अपने घरों से, छतों से, दरवाजों से, जिसको जहां जगह मिली वहीं से उन्होंने अपने जो है श्रद्धांजलि के रूप में पुष्प चढ़ाए उनके ऊपर। और ये यहाँ पर आप ये देखिए कि बिल्कुल अब वो एक ऐसी दौड़ शुरू होने जा रही है। वैसे तो मिल्खा सिंह की जो दौड़ थी, उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए वो बहुत ही मुश्किल थे तोड़ने लोगों के लिए, और वो जहां पर भी दौड़ते थे जिस मैदान में, एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड बनाते थे। लेकिन अब जो वो रिकॉर्ड बना रहे हैं वो एक ऐसी अनंत दौड़ पर जा रहे हैं जहां उनको पकड़ पाना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन उनकी जो गाथा है, जो जीवनी है, उनके संघर्षों की जो कहानी है, एक गरीबी से निकलकर जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया में परचम लहराया, शायद ये एक ऐसी शख्सियत अकेले होंगे जिनको उस समय में भारत और पाकिस्तान में इतना तनाव होता था, चाहे कोई गेम हो, खेल हो या कुछ भी मौका हो, दोनों देश एक दूसरे की पूरी दुश्मनी निभाते थे। लेकिन उस समय में
तत्कालीन राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के ने इन्हें फ्लाइंग सिख कहकर इनको वो उपाधि दी थी। तो इनकी शख्सियत का अंदाज़ा इसी तरीके से आप लगा सकते हैं कि जब वो पाकिस्तान के मैदान में दौड़े थे तो पाकिस्तान की जनता को भी उन्होंने ताली बजवाने पर मजबूर कर दिया था। और दूसरी बात, बड़े ही हाजिर जवाब थे। जब भी उनसे बात की जाती थी तो उनकी आवाज़ में एक कड़कपन होता था। हम जब भी उन्हें फ़ोन करते थे तो हेलो बेटा, मतलब जो उनके बोलने का अंदाज था वो बेहद अलग था। विक्रांत जिस तरह का किस्सा बता रहे थे, उनको पद्मश्री अवार्ड दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद सरकार ने उनको अर्जुन अवार्ड की घोषणा की तो उन्होंने अवार्ड ये कह के मना कर दिया कि जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है और उसके बाद आप ग्रेजुएशन की डिग्री दोगे तो उसके मायने क्या है। यानी कि उनकी हाजिर जवाबी हर जगह होती थी और उन्होंने अर्जुन अवार्ड को लेने से ही मना कर दिया था कि जब मुझे पद्मश्री मिल चुका है तो अर्जुन अवार्ड की क्या ज़रूरत है। और ये तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं, बहुत ही गणमान्य लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दूसरी बात जो मैं बता रहा था, चंडीगढ़ प्रशासन के साथ साथ पंजाब राज्य ने भी उनके शौक के लिए पूरे राज्य में एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया है और राजकीय सम्मान की घोषणा की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वो प्रक्रिया है जिसके बाद इतिहास का एक हिस्सा बन जाएंगे मिल्खा सिंह और आने वाली पीढ़ियों को किस्से सुनाने पड़ेंगे, उनको बताना पड़ेगा। और जब वो लोग सुनेंगे कि एक ऐसी शख्सियत भी पैदा हुई जिन्होंने अपना जन्म लेने के बाद एक ऐसा दर्द बंटवारे का झेला जिसमें दो देश एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे और वो पाकिस्तान से जब हिंदुस्तान में आए थे तो शायद उन्हें खाना भी नसीब नहीं होता था। रिफ्यूजी की तरह कैंप में रहते थे और वहाँ उनके परिवार का उनसे मिलन हुआ। तो कहीं ना कहीं बहुत ही संघर्षों की जीवनी है और जिसे कहते हैं जमीन से पर खड़े होकर उन्होंने आसमान को चूमा था। तो ऐसी शख्सियत मिल्खा सिंह थे और यही वजह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का एक बड़ा हुजूम दिखाई दे रहा है जहां पर भी कैमरे की नजर जाती है। सत्येंद्र लौटूंगी आपके पास। ये दो अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक वो तस्वीरें जिसने हिंदुस्तान को नाज करने का, फख्र करने का मौका दिया और एक वो तस्वीर इतिहास बनाने के बाद अब स्वर्णाक्षरों में जिनकी जीवनी को हिंदुस्तान में लिखा जाएगा। अंतिम संस्कार की किस तरह से तैयारी चल रही है, वहां पर तमाम गणमान्य लोग पहुंचे हुए हैं। राजकीय सम्मान के साथ मिल्खा सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। सत्येंद्र जिस बात का जिक्र कर रहे थे, आपको बताते चले मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, जो अब पाकिस्तान में है, एक बेहद साधारण किसान परिवार में हुआ था। अपने मां बाप की कुल 15 संतानों में से एक वो थे। विभाजन के बाद ये परिवार भी त्रासदी का शिकार हुआ। उस दौरान उनके माता पिता के साथ 8 भाई बहन भी मारे गए थे। खौफनाक मंजर को देखने वाले मिल्खा सिंह पाकिस्तान से ट्रेन की महिला बोगी में छिपकर राजधानी दिल्ली पहुंचे थे और यहां पर भी उन्हें कड़ा और बड़ा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन संघर्षों के बाद जब वो बाहर निकले तो मिल्खा सिंह कहलाए, जिस पर आज पूरे देश को नाज है। वी कृष्णा स्वामी जी, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, आपकी तमाम यादें मिल्खा सिंह से जुड़ी हुई होंगी, उसका आप जिक्र कीजिए। और साथ ही हमेशा चूंकि 1960 के रोम ओलंपिक में वो मेडल नहीं जीत पाए थे, इसका मलाल ताउम्र उन्हें रहा और तकरीबन हर इंटरव्यू में वो इस बात का जिक्र जरूर करते थे। ऐसा है कि मेरी पहली मुलाकात सरदार मिल्खा सिंह से 1983 में हुई थी, 1983 में। मैं तब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बना था, तब मेरा ख्याल है शायद एक ही साल पूरा हुआ था और मुझे पहली आउट स्टेशन असाइनमेंट के लिए भेजा गया था जालंधर। और उस ज़माने में जब हम रिपोर्ट लिखते थे वो टेलीग्राम से भेजी जाती थी, टेलीग्राम से, मतलब कि टेलीप्रिंटर और फैक्स और ईमेल कुछ होता ही नहीं था उस ज़माने में। तो 2-2 पैराग्राफ करके हम भेजते थे और बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। मगर जब मुझे पता लगा कि चीफ गेस्ट उस गेम्स में, नेशनल स्कूल गेम्स में सरदार मिल्खा सिंह है, तो जो है मेरी खुशी जो है मतलब कि उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। क्योंकि उससे पहले जो है जब भी मैंने स्कूल लेवल के एथलेटिक्स की, कॉलेज में किया, कभी कुछ स्पोर्ट्स देखा तो मिल्खा के नाम के बिना कोई सेंटेंस बोला ही नहीं जाता था। हार्डवर्क के लिए, ऑब्सेशन के लिए, जोश के लिए, रैग्स टू रिचेस की स्टोरी, बिल्कुल जो है एक पैसा ना होने के बावजूद किस प्रकार से वो ऊपर आए, उनकी कहानियां भरी थी। तो जब नेशनल स्कूल गेम्स खत्म हो गई तो ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि मिल्खा सिंह को जो है गाड़ी जालंधर से चंडीगढ़ छोड़ने जा रही है, आपको रास्ते में जो है बस स्टॉप पे ये गाड़ी उतार देगी, कार उतार देगी। मैंने कहा ठीक है, मैं बैठ गया। जब बैठे दोनों हम गाड़ी में, मिल्खा ने अपने बच्चे की तरह मुझे ट्रीट करते हुए कुछ कहानियां सुनानी शुरू की। 15 मिनट का वो सफ़र होना चाहिए था,
और मैं भूल गया कि मुझे जो है बस स्टॉप पे उतरना था, और मैं जालंधर से लेके चंडीगढ़ तक मिल्खा सिंह के साथ करीब लगभग 2.25 घंटे की जर्नी उन्हीं के साथ रहा। जब उन्हें पता लगा कि मुझे बस स्टॉप पे उतरना था तो उन्होंने कहा, बेटा आप घर चल, थोड़ा नाश्ता कर, फिर चंडीगढ़ से बस पकड़ लेना तू। तो उस प्रकार से वो मेरी पहली मुलाकात थी उनके साथ। उसके बाद लगभग 40 साल हो गए, हमेशा वो मेरे को बेटा करके बुलाते थे। उनके जो पुत्र हैं अब जो जीव मिल्खा सिंह, वो मेरे खास दोस्त हैं गोल्फ में, और जीव के जो बाकी बहनें हैं सोनिया, मोना और लीसा, वो सारे जो उनके जो मनीष उनके जो सन इन लॉ हैं और निर्मल आंटी, वो सब एक बिल्कुल जो है एक परिवार की तरह बन के थे। बिल्कुल। जब जीव कहीं पे भी बाहर गोल्फ खेलते थे और मैं अगर कवर करने जाता तो सरदार मिल्खा सिंह भी वहां होते थे, और हमेशा जो किस्से सुनाते थे वो कभी खत्म नहीं होते थे। उनके किस्से, उनकी जो कहानियां हैं वो इतनी प्रेरणा से भरी हुई हैं क्योंकि एक एक शब्द हर हिंदुस्तानी का सीना फक्र से चौड़ा करने के लिए और साथ ही हम सबको गर्व के पल से भर देने के लिए काफी थी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी पूर्व ओलंपियन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को गर्व करने का, फक्र करने का मौका दिया। राज्यवर्धन जी, इस समय जब मिल्खा सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम विदाई दी जा रही है, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, आप किन शब्दों में मिल्खा सिंह को याद करना चाहेंगे? देखिए, मिल्खा सिंह जी का जीवन जो लंबा सफर उन्होंने अपने जीवन में किया, वो अपने आप में एक बहुत इंस्पिरेशनल जीवन था। और न केवल उनकी उपलब्धियां बल्कि उनका जो व्यक्तित्व था वो ऐसा था कि बड़े सरलता से वो बात करते थे, हमेशा युवाओं के प्रति वो आकर्षित रहते थे। और जिस तरह से मेरी उनसे मुलाकात कई बार हुई, और क्योंकि हम फौजी भी दोनों थे और खिलाड़ी भी दोनों थे, तो एक लगाव बहुत था। प्रधानमंत्री जी का उस समय जो विजन पे हम काम कर रहे थे वो उन्हें बहुत पसंद आता था, क्योंकि मिल्खा सिंह जी को भी यूथ और फिट यूथ और भारत की तरफ प्रेरित यूथ, उसकी तरफ काफी उनका लगाव रहता था। और प्रधानमंत्री जी का जो विजन था वो भी बिल्कुल वही था। तो मिल्खा सिंह जी जब भी हमारे किसी कार्यक्रम में आते थे तो बहुत खुश होते थे, और बहुत एक लगाव से और एक प्रेम भाव से, जैसे अभी कृष बोल रहे थे कि हम तो उनके सामने बिल्कुल बच्चे ही हैं, और जीव जो उनका बेटा है उनकी उम्र के हैं, तो बिल्कुल बच्चे की तरह वो ट्रीट करते थे और प्रेरित करते थे कि किस तरह से करना चाहिए, कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए, कैसे युवाओं को और जोड़ना चाहिए। तो पूरा उनका जीवन अपने आप में एक इंस्पिरेशनल मैसेज है हमारे यूथ के लिए। राज्यवर्धन, विक्रांत बोल रहा हूं, लेकिन चूंकि मैं जरूर ये कहूंगा कि इंडिविजुअली भारत का इतना इतिहास नहीं था ओलंपिक्स में, और एक वक्त आया 1980 से लेकर 96 तक जहां भारत एक भी मेडल नहीं जीत पाया। फिर 96, 2000, 2004 में आपने सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद का कोई ऐसा किस्सा हो, क्योंकि जिस इंसान ने इतने करीब जाकर मेडल मिस किया हो 1960 में, जब उनको राज्यवर्धन राठौर उस मेडल के साथ मिले हों, तब की कोई बात सुनाइए। देखिए, मिल्खा सिंह जी का जो समय था उस समय भी कितनी कम फैसिलिटीज होती होंगी, और डिस्पाइट दोज लिमिटेड फैसिलिटीज, इतनी कम सहूलियत के बावजूद भी उनका जो हौसला था, वो हौसला इतना बुलंद था कि वो किसी को अपने सामने कोई कंपटीशन मानते ही नहीं थे। वो पूरे दुनिया के ऊपर अपनी मतलब जो काबिलियत से वो फतेह हासिल कर सकते थे, वो जीत हासिल कर सकते थे। ये उनका हौसला था, और इस तरह का हौसला, इस तरह की जो एटीट्यूड है, वो हमेशा चाहते थे कि वो युवाओं में आए। हमेशा कहते थे कि कभी पीछे मत हटो, कभी हार मानो मत, और लगन से काम करो। डिसिप्लिन की वो बात करते थे, अनुशासन की बात करते थे। वो कहते थे जो भी अपने जीवन में आप तय कर लोगे उसके लिए जब काम करोगे तो कोई रोक नहीं सकता आपको पाने के लिए। इस तरह का जो उनका एटीट्यूड था, वो एटीट्यूड अपने आप में किसी ओलंपिक मेडल से कम नहीं था। और हम जब उनसे मिलते थे तो उन्हें यही खुशी मिलती थी कि शायद जो मैं नहीं कर पाया लेकिन मैं जिसके काबिल था वो ये बच्चे करके आए। वही हैप्पीनेस हमें मिलती है जब हम आज की पीढ़ी को देखते हैं, युवाओं को देखते हैं, अभी ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, जाएंगे मेडल जीत कर आएंगे, तो ऐसा ही महसूस होता है जैसे हम सब ने जीता है। और यही भावना मुझे मिल्खा सिंह जी में हमेशा दिखती थी। मैं आपके पास फौरन आऊंगी, वो तस्वीरें भी इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। देखिए, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ कैसे उन्हें अब अंतिम विदाई दी जा रही है। ये तस्वीरें देखते हैं और सुनते हैं। एक सेकंड पर फौरन आऊंगी।转机。
भाई तुम इधर आ जाओ पीछे से ना आ जाओ इधर से फ्रेम ब्लॉक कर दी एक और नीचे बैठा स्टार्टिंग करके बैठ जाना जहाँ पर उनको पकड़ पाना मुश्किल होगा, लेकिन उनके जीवन के किस्से, उनके जीवन की कहानी आने वाले दशकों सदियों तक युवाओं को प्रेरणा देती रहेगी। आप देख सकते हैं राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई राजकीय पंजाब राज्य ने, केंद्र सरकार ने, देख सकते हैं गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, पद्मश्री थे और उनकी संघर्षों की जो कहानी है जिसमें उन्होंने जमीन पर खड़े रहकर आसमान को छुआ था, ये कहानी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इतिहास का हिस्सा बन जाएगी और बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। कैमरामैन कुलजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़। ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। राजकीय सम्मान के साथ उस शख्स को अंतिम विदाई दी जा रही है जिसने हिंदुस्तान के सपनों को आसमान तक ले जाना सिखाया, जिसने हिंदुस्तान को ये बताया कि अगर जोश, जुनून और जज्बा हो तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है, जिसने एक ऐसा सपना इस देश के भीतर पैदा किया जिसके आसपास भी पहुंचने का ख्वाब हर हिंदुस्तानी देखता तो है, लेकिन अभी भी वो सपना अधूरा है। और राज्यवर्धन जी एक बार फिर से रोम पदक में पदक नहीं पाने की वजह से उसका जिक्र, उसका मलाल उनको जीवन भर रहा, ताउम्र रहा, और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक मेडल से नहीं चूका, मैं देश को एक बड़ा सपना देने से चूक गया और वो उनकी ख्वाहिश आज तक अधूरी रह गई। ये कब पूरी होगी, देश अब यही जानना चाहता है। नहीं, जरूर एक खिलाड़ी के तौर पर, एक फौजी के तौर पर उन्होंने जो अपना मिशन रखा होगा वो उनकी सोच में शायद पूरा ना हुआ हो, लेकिन मुझे लगता है जो प्रेरणा उन्होंने दी और अपने पूरे जीवन में जो उन्होंने दी, जिस तरह उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया, वो अपने आप में किसी पदक से कम नहीं है। तो मैं नहीं मानता कि वो कहीं चूके। नहीं, वाकई में मैं मानता हूं कि उनका जीवन अपने आप में पूरा एक इंस्पिरेशन है। अगर वो पदक पा भी जाते तो भी वो ऐसे ही याद करे जाते जैसे आज हम याद कर रहे हैं। तो एक बात उनमें क्या थी, वो निडर थे, डरते नहीं थे। जिस दिन ये खबर आई कि उनको कोरोना हुआ है, मैं आ रहा था और राहुल मेरे साथ बैठे थे, मेरे सहयोगी, उनको मैंने कहा फ़ोन लगाइए, तो उन्होंने फ़ोन लगाया। तो उनका टिपिकल एक स्टाइल होता है, हेलो बेटा। तो राहुल ने कहा सर वो ऐसे ऐसे पता चला है। तो उन्होंने कहा हाँ यार मैं भागने गया था, अभी भाग के घर आया हूँ यार, ये कह रहे मुझे कोरोना हो गया, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बट घबराओ मत। उसके बाद फिर पिछले हफ्ते बात हुई, उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। अनफॉर्चुनेटली उनकी वाइफ की भी डेथ हुई। जो हम सपने की बात कर रहे थे, जो राज्यवर्धन ने भी कहा, उनके सपने ने बाकियों को सपना दिया, क्योंकि वो मेडल नहीं जीते, लेकिन उसके बाद एथलेटिक्स में कौन आए, गुरबचन सिंह रंधावा आए, श्रीराम सिंह आए, पीटी उषा एशियन लेवल पर कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत एथलेटिक्स में ठीक करता था, ओलंपिक्स में जाके चूक जाता था, जिसे राज्यवर्धन भी कहेंगे, बिकॉज आपका कंपटीशन हो जाता था कैरेबियन, अमेरिकन या फिर रशियन जो कुछ एथलीट्स होते थे, यूरोपियन एथलीट्स होते थे, वहाँ पर हम मार खा जाते थे। तो विवाद भी रहे हैं और दो बड़े विवाद इनके साथ रहे। एक तो अर्जुन अवार्ड जब इन्होंने मना कर दिया, और मैं बड़ा हैरान हुआ जब हम देख रहे थे, मुझे बड़ी हैरानी हुई और दुख भी हुआ इस बात का कि द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, हम सब बोलते हैं मिल्खा जी मिल्खा जी मिल्खा जी, लेकिन मिल्खा जी को सिर्फ पद्मश्री मिला हुआ है। वो भी कब मिला था? क्या 60 साल बाद पद्मश्री के बाद वो पद्म भूषण नहीं हो सकते थे, पद्म विभूषण नहीं हो सकते थे? मतलब ये थोड़ा सा दुख होता है कि पैमाना आपका क्या है नापने का। अगर आज मिल्खा सिंह के लिए हर कोई बात कर रहा है, लेकिन उनके पास क्या था? एक पद्मश्री। मुझे लगता है इसका जवाब राज्यवर्धन जी ज्यादा बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक पूर्व ओलंपियन के तौर पर ही नहीं, सरकार में चूंकि वो सांसद भी हैं और जाहिर तौर पर बहुत सारी ऐसी लकीरें होती हैं जिनके पार पा जाने की ख्वाहिश उनके फैंस में होती है। विक्रांत जिन बातों का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं राज्यवर्धन जी, एक ख्वाहिश जो उनके चाहने वालों के मन में अभी भी अधूरी है। देखिए, कुछ लोग हैं जो अपने कर्मों से सब लोगों की याददाश्त में रहते हैं और उनसे लोग सीखते हैं। तो वो जो दर्जा है, वो जो स्टेटस है,
वो अपने आप में किसी पदक से कम नहीं है, किसी सरकार द्वारा या किसी संस्था द्वारा सम्मान दिए से कम नहीं है, बहुत ज्यादा होता है। आपको सम्मान तो फिर भी किसी को अपनी काबिलियत से भी मिलता है, किसी को एक अन्य कारण से भी मिल जाता है, लेकिन जो लोगों के दिल में जो सम्मान होता है वो आप अपनी मेहनत से ही कमा सकते हैं। और इससे बड़ा और क्या सम्मान हो सकता है कि हम सब मिल्खा सिंह जी को जिस तरह से याद करते हैं वो अपने आप में बहुत पॉजिटिव है, बहुत इंस्पिरेशनल है। उनका पूरा जीवन इंस्पिरेशनल रहा। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या कारण रहा, क्या उसमें अप्लाई भी करना हो सकता है, उन्होंने अप्लाई नहीं करा हो क्योंकि वो खुद भी समझते हैं कि मैं आई डोंट नो, मैं एसेस कर रहा हूँ, लेकिन अपने आप में लोगों के दिल में जो सम्मान है वो किसी सम्मान से कम नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये आपके शब्द यकीनन महत्वपूर्ण है और शायद यही कारण है कि आज हर किसी की आंखें नम हैं और सभी अपने श्रद्धा सुमन इस वक्त अर्पित कर रहे हैं अपने शानदार खिलाड़ी के लिए। हमारे साथ हरपाल सिंह बेदी जी भी जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी। मदनलाल जी, फौरन मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन अब से कुछ देर पहले मैंने बातचीत की है पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और एक्टर योगराज सिंह से, जिन्होंने भाग मिल्खा भाग फिल्म में उनके कोच की भूमिका निभाई थी। वो किन शब्दों के जरिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और बहुत सारी यादों को उनकी ओर से साझा किया गया है, सुनिए। मिल्खा सिंह हमारे बीच नहीं रहे, दौड़ वाली ट्रैक पर तो वो कभी भी परास्त नहीं हुए, लेकिन जिंदगी ट्रैक से फिसल गई। इस रेस में वो मौत को मात नहीं दे पाए, लेकिन हिंदुस्तान में जितनी बड़ी लकीर उनकी ओर से खींची गई है, यकीन मानिए उसके आसपास भी कोई नहीं है। लेकिन उनके बहुत सारे ख्वाब जो अधूरे रह गए, वो बहुत सारी चाहतें जो पूरी नहीं हो पाई, जिसको वो चाहते थे कि युवा पीढ़ी आगे आने वाले वक्त में उसको पूरा करे। भाग मिल्खा भाग फिल्म जो साल 2013 में रिलीज हुई थी, उस फिल्म में उनकी कोच का किरदार निभाया था योगराज सिंह ने। इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है आज तक पर, और मेरा पहला सवाल आपसे यही, अब मिल्खा सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, किन शब्दों में आप उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, कैसे याद करना चाहेंगे? शायद मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि किन अल्फाजों से ऐसे महान खिलाड़ी को मैं श्रद्धांजलि दूं, लेकिन कुछ यादें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं सेंट जॉन स्कूल में पढ़ता था, तो अक्सर लेक पे मैं भागने जाया करता था, तो मिल्खा सिंह जी वहाँ सुबह शाम रनिंग करने आया करते थे और पीछे से आवाज हमेशा आती थी, शाबाश पुत्रा शाबाश, हिंदुस्तान ली खेलना फटे चक देने, दैट काइंड ऑफ स्टफ कहकर चले जाते थे, फिर वापस आते थे, शाबाश पुत्र लगा रहे। तो ये अक्सर बहुत साल चलता रहा। और उनको मैंने गोल्फ जब उन्होंने शुरू की तब भी मेरी उनके साथ मुलाकात होती रही, क्योंकि मेरे फादर और मैं बड़े उनके फैन थे और मेरे फादर चाहते थे कि मैंने एथलेटिक्स इसलिए चूज की थी जब मैं क्रिकेट नहीं खेलता था कि मैं मिल्खा सिंह जैसा एक महान एथलीट बनूंगा। ये मेरे फादर का भी ड्रीम था। चलते चलते जिंदगी में भाग मिल्खा भाग पिक्चर आई, जहां पर उनकी तमाम कहानी जो उन्होंने सुनाई, तो हर कहानी को, हर पन्ने को जब भी पढ़ता हूँ आज भी, तो आंख से आंसू टपक पड़ते हैं जी। इतने ऐसे महान खिलाड़ी की ऐसी कहानी के छोटा सा बच्चा 9 साल का आपने पिक्चर देखी होगी, जिसने अपने परिवार को मरते देखा पार्टीशन के वक्त, बिल्कुल खून की नदियों में बहते देखा, खून की नदियों में चलते हुए हिंदुस्तान वो आए, उसके बाद उन्होंने अपना मकाम हासिल किया और किस मुश्किलों से मकाम हासिल किया, वो कमाल की बात थी। जब फरहान अख्तर जी उनका कैरेक्टर मिल्खा सिंह का प्ले कर रहे थे, तो मैं उनका कोच रणबीर सिंह प्ले कर रहा था जी। और वो जो केमिस्ट्री थी, आप यकीन मानिए कुछ ऐसी थी कि एक बाप और बेटे जैसा, स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी कहते थे आप बाप और बेटा लगते हो, कोच और स्टूडेंट कम लगते हो, आपकी केमिस्ट्री ऐसी है। तो मिल्खा सिंह जी बताते थे कि रणबीर सिंह कोच के साथ भी उनकी केमिस्ट्री कुछ ऐसी थी, वो इनको अपने बच्चों की तरह, अपने बेटे की तरह मानते थे। और जब वो ट्रेनिंग भी करते थे तो इस हद तक चले जाते थे कि उनके मुंह से अगर खून भी निकलता था तो वो कहते थे कोई बात नहीं मिल्खा सिंह, तुम मरोगे नहीं, तुम अपना मकाम पूरा हासिल करके जाओगे, क्योंकि तुम्हारे में दृढ़ता बहुत है, तुम्हारे में डिटर्मिनेशन बहुत है। ये बहुत सारी तमाम यादें हैं जो उनके साथ जुड़ी रही। अब भी कभी कभी मैं अभी उनको कई बार मिलता था तो बोलता था, तो मैं कहा सर आप तो भाग मिल्खा भाग के बाद सुपरस्टार हो गए हो, अभी आपको सेक्रेटरी रख लेने चाहिए। तो वो हंस पड़ते थे, कहते यार वो जट्टा ने केड़े सेक्रेटरी होते हैं, जट्टा आप ही सेक्रेटरी होता। इतने हंसमुख, इतनी अच्छी बातें। और फिर वो डाइट की बात करते थे, कहते जब आदमी 50 साल के ऊपर हो जाए
तो उसको कम खाना चाहिए और हेल्थ फूड खाना चाहिए और एक्सरसाइज अपनी रखनी चाहिए। और वो हमेशा ही मैंने देखा कितने कितने घंटे गोल्फ खेलते रहते थे, स्ट्रेचिंग करते रहते थे, और तमाम वो कहानियां हैं, मैंने उनको देखा है बहुत क्लोजली। मुझे अपने बेटा जैसे समझते थे। और बहुत सारी बातों का योगराज जी आपने यहाँ पर जिक्र किया। यकीनन खाने को लेकर वो अक्सर कहा करते थे जितनी भी भूख हो उससे आगे खाओ, क्योंकि इससे पेट की बीमारियां नहीं होंगी और यकीनन खून जब तेजी से दौड़ेगा शरीर में तो वो आपको हमेशा फिट रखेगा। आपने फिल्म का भी जिक्र किया, यकीनन उनके कोच का किरदार निभाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपका भी बड़ी स्क्रीन पर जिस तरह का रोल हम सब ने देखा वो काफी ज्यादा प्रेरणा देने वाला था। अगर फिल्म के दौरान आप लोगों ने आपस में अपनी केमिस्ट्री कैसे बनाई, उनके कोच को लेकर मिल्खा सिंह जी से आपकी किस तरह से बातचीत होती थी, उसके बारे में अगर कुछ हमारे दर्शकों को बताएं आप। जब ये कैरेक्टर मुझे प्ले करना था तो मैं मिल्खा सिंह जी के पास गया था, तो मैंने कहा सर मुझे अगर आप 1-1.5 घंटा दे दें तो मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा बैठो। तो मैंने कहा रणबीर सिंह जी कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था, उनका कोचिंग सिस्टम कैसा था। तो उन्होंने फड़क से जवाब दिया, कहते जैसे तुम हो वैसे ही थे। तो मैंने कहा सर मैं समझा नहीं। कहते मैंने तुम्हें देखा है सेक्टर 16 में डीएवी कॉलेज में डीएवी स्कूल में कोचिंग करते, बच्चों को ट्रेनिंग करते, और इतनी हार्ड ट्रेनिंग तुम बच्चों को कराते। मैंने यूवी को तुमने कैसे बनाया वो भी देखा है पर्सनली। तो रणबीर सिंह भी ऐसे ही थे, इसी तरह वो ऊंचा बोलते थे और वो टास्क मास्टर बड़े हार्ड थे। और बेशक कुछ भी हो जाए, चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, जैसे मुंह से खून की बात मैंने आपको बताई, तो वो परवाह नहीं करते थे कि तुम ये काम करोगे, तुम्हें करना पड़ेगा। तो वो कहते जैसे तुम हो, अगर तुम वैसे ही रणबीर सिंह को प्ले करोगे तो मैं समझता हूँ उनसे भी अच्छा प्ले करोगे। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। यकीनन मिल्खा सिंह उन्हीं में से एक थे जिन्होंने वक्त का सांचा अपने हिसाब से बदला। मदन लाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन लाल जी, सीधे आपका रुख करते हुए आप किन शब्दों में याद करना चाहेंगे, और उनके जीवन का एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, आपके लिए सबसे प्रेरणादायी कहानी अगर उनके जीवन के हिस्से से कुछ निकल पाई तो वो क्या रही? देखिए, मिल्खा सिंह जी की तो बहुत कहानियां हैं, क्योंकि मैं उनको कई बार गोल्फ कोर्स में मिला हूँ, दिल्ली गोल्फ कोर्स में, और उनसे कभी कई बार बात भी हुई है। पर सबसे बड़ी बात जो मेरे साथ हुई थी वो मैं पंजाब में इनको मिला था एक बार। तो वहाँ पर इन्होंने जो बात कही कि एक इंसान में पैशन और हार्ड वर्क होना चाहिए, वो कुछ भी अचीव कर सकता है। तो वो जो उन्होंने कहा उससे काफ़ी मुझे प्रेरणा मिली। और क्योंकि देखिए ये पैशन और हार्ड वर्क ही आपको ऊपर लेकर जाता है। वो हमारे हीरो थे, और वो पंजाब में सारे जितने उनको वैसे तो वो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, पर पंजाब में वो उनका जो उनकी कहानियां सुनकर, उनकी मेहनत सुनकर हम सब जो है बड़े हुए हैं। और मेरे को हैरानगी होती है कि एक इंसान इतने मेडल जीतता है और विदाउट एनी फैसिलिटीज, जहां पे जूते भी नहीं थे उनके पास, फिर भी वो भागते थे और मेडल जीतते थे। ये सबसे बड़ी प्रेरणा ये है कि आपके पास कुछ भी ना हो, अगर आप डिटरमिन्ड हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मिल्खा सिंह जी को तो मेरे को लगता है कि कोई भूल नहीं सकता हमारे देश में। जो उन्होंने सही बात से आप उसको एप्रोप्रिएट ऑनर जो भी करना है हम करेंगे। और वैसे भी वो अपने आप में द ग्रेट फ्लाइंग सिख, द ग्रेट मिल्खा सिंह, ये नाम जो है हमारे लिए बहुत है। इसलिए हम खुद यहाँ चंडीगढ़ में आए हैं, परिवारजनों से मिले हैं, आप सब मीडिया वाले से मिले हैं। फिर से मैं उनका दिवंगत आत्मा का शांति के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, और परिवार को अपना संवेदना हम उसको साझा करके उनके साथ खड़े हैं, ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ। आपने बात की थी जो योग पाजी भी कह रहे थे ना, चर्चा भी आमतौर पर आप करते भूख की बात चल रही थी। तो सबसे ये वही योगराज सिंह हमारे कोच हुआ करते थे डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में क्रिकेट के लिए। और वाकई में जो मिल्खा ने उनको कहा था ना कि आपको अपना रोल बदलने की जरूरत नहीं, आप वही रोल प्ले करेंगे, और ऐसे ही थे बिल्कुल। एक बार इनको हमारे कॉलेज लेकर आए थे मिल्खा जी को, आई थिंक 1993 या 94 की बात होगी। तो हमारा मैच चल रहा था आपस में और गर्मियों के दिन थे, तो मैच के दौरान होता है ना आधे पौने घंटे का लंच ब्रेक होता है। तो लंच ब्रेक हुआ, मैं बैटिंग कर रहा था, तो लंच ब्रेक हुआ तो उस वक्त में समोसे और ये ब्रेड वगैरह हम लोग खाया करते थे। तो मैं बैटिंग करके आया हूं और मैंने खाना शुरू किया। तो उन्होंने मुझे आके कहा, बेटे आप बैटिंग कर रहे हो? मैंने कहा जी। तो लंच के बाद भी बैटिंग करोगे? मैंने कहा जी। तो कहते हैं खाना क्यों खा रहे हो? तो मुझे समझ नहीं आया। मैं अब मिल्खा सिंह उस वक्त आपसे पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा ये जो पेट के अंदर भूख है ना,
ये समोसे से नहीं भरेगी। भूखे रहो, लंच ब्रेक में कुछ मत खाओ, उसी भूख को लेकर आप जाएंगे तो लंच के बाद आपकी बैटिंग बड़ी अच्छी होगी। और यही बात कई साल बाद यहीं इसी ऑफिस में कपिल देव बैठे हुए थे, तो मैंने पाजी को बताया, तो कहते मैं भी ऐसा ही करता था। जब कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच होता था, लंच ब्रेक, टी ब्रेक, मैं खाता नहीं था कुछ, क्योंकि अपने पेट की भूख खाने से नहीं मिटानी चाहिए। तो ये कई ऐसी चीजें थी जो मतलब पीछे छोड़ गए। भूख का जिक्र हो रहा है तो मुझे वो वाकया भी याद आ गया विक्रांत, कि सेना में वो कैसे गए थे। एक गिलास दूध का जो किस्सा है वो भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है, जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। लेकिन कृष्णा स्वामी जी, एक बार फिर से मैं आपको रुक करते हुए, और तमाम वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, और मिल्खा सिंह जी इतने महान आखिर कैसे बने, उनके तमाम किस्सों के बारे में नीचे हमारे दर्शक देखेंगे। वो जानकारी लगातार हम शेयर कर रहे हैं। जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो इस वक्त लाखों की तादाद में आपको सुन रही है टीवी स्क्रीन पर, मिल्खा सिंह के जीवन से वो क्या प्रेरणा ले सकती है? देखिए, ऐसा है कि मिल्खा सिंह जो है एक बड़े साधारण से परिवार से आए थे, और जब पार्टीशन का वक्त था, उनकी उम्र जो है 9-10 साल की थी। मेरा ख्याल है शायद वो कभी इतने बड़े खिलाड़ी बनने की कुछ मतलब कि प्रेरणा भी नहीं रखते थे, सोचा भी नहीं था। वक्त ने उनको ऐसा बना दिया। जब वो इंडिया आए, मतलब जब मार काट हुई, इतने सारे किस्से हुए, उनके फैमिली मेम्बर्स इतने सारे उन्होंने खो दिए। जब भारत में आए, फिर उसके बाद आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी में उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि मुझे किसी तरीके से खाना मिले, और जब उन्हें पता लगा कि स्पोर्ट्स में और एथलेटिक्स में ज्वाइन करेंगे तो उनको अच्छी खासी डाइट मिलेगी। वहाँ से उन्होंने देखा कि वो अच्छी रनिंग भी कर सकते थे, तो वो भी की। मिल्खा सिंह जो है ऐसे कोई नहीं थे कि पोस्ट ग्रेजुएट या PhD हो या कुछ हो। उन्हें अंग्रेजी का ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं था उस समय। बाद में वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने लगे, लिखने लगे, सब कुछ हुआ। तो एक समय मैंने पूछा, मिल्खा सिंह जी, आप जब बाहर जाते थे, इतने लोग फर्राटे वाली इंग्लिश बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं, और इतनी बढ़िया फैसिलिटीज के साथ वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, क्या आपको कभी डर नहीं लगता था कि उनके साथ आप जो है बिल्कुल मुकाबला करेंगे और आप जीतेंगे करके? आपको हौसला कैसे हुआ और आपको ये बिलीफ कैसा था? तो कहते हैं, काका बड़ा आसान है, मैं जब हिंदुस्तान आया सी, मेरे कोल ते कुछ भी नहीं सीगी, मेरी ते जान भी खतरे सीगी, और जब जान ही बच गई तो हुण मैनू किदा डर है, मैं कुछ भी कर सकता, मैं केड़ी भी रेस जीत सकता, मैं हुण मैनू कोई जिंदगी डर नहीं हैगा। सो दैट वाज हिज मोटो इन लाइफ, कि वो किसी चीज से डरते ही नहीं थे। वो रेस हो या जिंदगी हो, कोई भी मुसीबत हो, कभी नहीं। और बेटे को भी वही प्रेरणा दी, उन्होंने इंस्पिरेशन दी। जब जीव एथलेटिक्स की जगह गोल्फ खेलना चाहते थे, और गोल्फ इसलिए खेलना चाहते थे क्योंकि वो अपने पिताजी को चंडीगढ़ गोल्फ क्लब में खेलते हुए देख चुके थे। बिल्कुल। तो मिल्खा ने कहा, बेटा अगर तुझे एथलेटिक्स नहीं करनी तो मत कर, मगर गोल्फ खेलेगा तो यू हैव टू बिकम द नंबर 1, यू हैव टू बिकम द बेस्ट। अगर तू नंबर 2 रहा तो फिर कोई गोल्फ खेलने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो जब जीव एशिया नंबर 1 बना, और एकमात्र खिलाड़ी थे जो कि जापान, यूरोप, साउथ अफ्रीका, एशिया, US सब जगह खेल चुके थे, इतनी बढ़िया खेल चुके थे, सबसे ज्यादा टाइटल है आज भी जीव के इंडियन गोल्फ में। तो तब वो कहते हैं, हाँ बेटा अब तूने कुछ किया है। और जीव का क्या कहना है, मैं कुछ भी कर लूं, सरदार मिल्खा सिंह का लेवल मैं कभी पहुंच नहीं सकता। बिल्कुल। बहुत सारे विवाद भी उनकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। लेकिन मदनलाल जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि बहुत सारे संघर्षों का जिक्र यहाँ पर कृष्णा स्वामी जी की ओर से किया गया, एक और वाकया जिसका जिक्र विक्रांत में आपसे कर रही थी, कि चूंकि 4 बार प्रयास करने के बाद उनका सेना में वो भर्ती किए गए। उसके बाद सिकंदराबाद में पहली बार जब उनको रेस ट्रैक पर उतारा गया था, तो उनके कोच ने उनसे वादा किया था कि अगर तुम टॉप 10 में आ गए तो मैं तुमको 1 गिलास दूध दूंगा। और फिर उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी थी और वो 6वें नंबर पर आए थे। तो इस तरह की तमाम किस्से कहानियों से भरी पड़ी है उनकी जिंदगी। मदनलाल जी, आपके पास आते हुए, आपने जब भी उनसे मुलाकात की हो, या जो हमारी युवा पीढ़ी है जो बड़े बड़े सपने खेल के मैदान को लेकर देख रही हो, वो मिल्खा सिंह जी की जिंदगी से क्या सीख सकती है, किस तरह से वो आगे बढ़ सकती है? देखिए, वो मिल्खा सिंह जी की जिंदगी से वो क्या सीख सकते हैं, मैं क्या सब कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब उन्होंने ये 1 गिलास दूध मिलेगा
तो हमें इन चीजों को देखते हुए अगर हम हमारे जो यंगस्टर हैं, अगर उनके एक बात और भी बड़ी अच्छी हुई कि आपके पेट में जो भूख होती है वो खाने से या दूध के गिलास से नहीं खत्म होती है, वो होती है जब आप कोई अचीवमेंट करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि मैंने इनको एक ही बार मिला था, उन्होंने जो भी बात करते थे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे, बड़ी सुथरी बात करते थे, और उनको मिलने जब आप खड़े हो जाते थे उनके साथ तो हिलने का जो है वो दिल नहीं करता था। और जैसे मैंने अभी बताया कि कोई फैसिलिटीज नहीं है, जूते नहीं, आजकल तो इतना इंप्रूवमेंट हो चुकी है इक्विपमेंट में कि जब भी आप वो भागते थे ऐसा लगता था कि उनके पास कुछ है ही नहीं। मैंने जो पिक्चर में देखा है इनको, जो इनकी मूवी बनी थी उनमें वो नंगे पांव भागते थे, उनके पांव में छाले भी पड़े। ये इससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है कि इंसान अगर इतना डिटरमिन्ड हो लाइफ में तो वो कुछ भी जो है अचीव कर सकता है। तो यही मिल्खा सिंह जी के लाइफ से हमारे यंगस्टर और एज ए नाइस ह्यूमन बीइंग, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे जो आज के स्पोर्ट्समैन हैं उनका नाइस ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान होना भी बड़ा जरूरी है। मैं ये भी कहूंगा कि उनकी जो तमन्ना थी, जो उनके एक था कि हम भारत के एथलेटिक्स में भी गोल्ड मेडल मिले, तो मैं समझता हूं कि पूरी जरूर होगी, क्योंकि आप भी देखिए हमारे एथलेटिक्स में भी हमारे काफी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। और यही प्रेरणा यंगस्टर को मिलती है यहाँ से कि हाँ, अब हमने जी मिल्खा जी की जो इच्छा थी वो पूरी जरूर करनी है। ये मोटिवेशन सबसे बड़ी है। चले, इसी उम्मीद के साथ जो बातें मदन लाल जी आपकी ओर से कही गई हैं कि जो उनकी आखिरी इच्छा थी वो पूरी जरूर होगी, और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो पूरा दमखम और अपनी पूरी ताकत लगाएगी ताकि उनके इस सपने को पूरा किया जा सके। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर, जो दुखदाई भी है हम सब के लिए, उस पर बने हुए हैं। कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। मिल्खा सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। 91 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब उनका अंतिम संस्कार, उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही थी। विक्रांत, कुछ विवादों का जिक्र भी आप कर रहे थे जो उनके साथ जुड़े रहे, लेकिन उन सब से निकलकर मिल्खा सिंह इस देश के नायक बने। उनकी सबसे बड़ी जो शख्सियत थी वो थी लीग से हटना। जो उस वक्त जब आप एथलीट बने, आप हॉकी प्लेयर भी बन सकते थे, आप क्रिकेट भी खेल सकते थे, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान के 2 पॉपुलर स्पोर्ट्स यही थे। बिल्कुल। एक एथलीट और उसके बाद फिर आप लेगेसी छोड़ के जाते हैं, और जो कुछ उन्होंने किया लीग से हटकर किया। जैसे मैंने कहा कि अगर उन्होंने सच बोला तो उस जमाने में क्या, आज भी आप बताइए कितने ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं इंडिया के जो सच बोल देते हैं? नहीं बोलते। बिल्कुल। बिकॉज आप डरते हैं सिस्टम से। तो वो हमेशा ये कहते थे कि भाई सिस्टम ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, सिस्टम ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। हालांकि वो भी डिबेटेबल पॉइंट था, लेकिन सच ये है कि मिल्खा सिंह डरे नहीं। उनके जहन में जो बात थी उन्होंने वो सामने रखनी है, भले आप उसे अच्छा माने या बुरा माने। वक्त की कमी है विक्रांत, आपका और तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लेकिन जिस डर का आप जिक्र कर रहे थे कि वो कभी डरे नहीं, और यकीनन इसके आगे ही जीत होती है। और वो जीत जो लोगों के दिलों में उन्होंने बनाई, जिसकी वजह से वो हर घर में इस वक्त याद किए जा रहे हैं, नमक आंखों से सभी उन्हें दे रहे हैं अंतिम विदाई। छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक।